हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तिवारी मैथ क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास की 6वीं प्रश्नावली, जिसका नाम है त्रिभुज। प्रश्नावली 6 है, नाम है त्रिभुज, जिसके अंदर हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे, थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में पढ़ेंगे, हैं, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, हैं, और त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उसके बारे में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना। तो समरूपता की जानकारी करने के लिए या ये प्रश्नावली पढ़ने के लिए आप थोड़ी सी जानकारी 9th क्लास की भी ले लीजिए, जिसमें नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक है ना। क्या नाम है? सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता, लेकिन फिलहाल मैंने नाम लिखा है सर्वांग समता। जैसा इसका नाम है उस हिसाब से इसको यदि हम विच्छेद इसके करें तो सर्व अंग समता, मतलब सभी अंग समान हों। ऐसी आकृतियाँ जिसके सभी अंग कैसे हों, समान हों, कहलाती हैं सर्वांग सम। और उनके सर्वांग सम होने का जो गुण है वह कहलाता है सर्वांग समता। ठीक है। अच्छा, तो सभी आकृतियों के बारे में मैंने परिभाषा बता दी है। अच्छा, अगर इसी को मैथमेटिकल रूप में पढ़ा जाए तो वो कहता है कि ऐसी आकृतियाँ जो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लें। जो परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, आप सुन लीजिए और याद रखिए, है ना। कहता है कि ऐसी आकृतियाँ जो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लें तो क्या कहलाती हैं? सर्वांग सम आकृतियाँ स्टूडेंट कहलाती हैं। जैसे कि मेरे पास में ये 2 किताबें हैं। ठीक है ना। एक 2 किताब दिख रहे होंगे आप, एक ये किताब है, एक ये किताब है। ये दोनों ही किताब हैं जब एक दूसरे को ढक लें, बंद कर लें, ऐसे इस किताब बंद कर लिया दूसरी किताब को, ठीक ऐसे ही जब ये ऊपर वाली किताब नीचे वाली किताब को एकदम पूर्ण रूप से ढक ले तो ये दोनों ही जो आकृतियां हैं, ये दोनों ही किताबें हैं, एक दूसरे के लिए कहलाएंगी सर्वांग सम। और इनके सर्वांग सम होने का जो गुण है वह कहलाता है सर्वांग समता। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ देखिए, अब जैसे एक माचिस है और एक ये किताब है, तो इस किताब ने इस माचिस को पूरी तरह से ढक दिया है। ठीक है ना, ढक दिया। अब क्या यह सर्वांग सम हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि ये किताब तो इसको ढक पा रही है, लेकिन ये माचिस इस किताब को पूरी तरह से नहीं ढक पा रही है स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम नहीं हैं। ठीक है। तो परिभाषा ये है कि जब कोई 2 आकृतियां या ज़्यादा आकृतियां एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लें तो वह सर्वांग सम कहलाती हैं। ठीक है। सर्वांग सम का जो प्रतीक होता है, सर्वांग सम का जो प्रतीक होता है वह होता है स्टूडेंट इस तरह का, एस टाइप का होता है और इसके नीचे बराबर का निशान भी होता है। ठीक है ना। ये सर्वांग समता के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले रहे हैं जो कि हमें होनी चाहिए। इससे एक बात भी जान लेनी चाहिए कि जैसे हमारे पास में किसी ने लिख दिया कि त्रिभुजों की सर्वांग समता की परिभाषा बताइए, तो त्रिभुजों की सर्वांग समता, जब सबकी सर्वांग समता हमने बता दी कि एक आकृति दूसरी आकृति को, यानी एक दूसरे को एक पूर्ण रूप से ढक लें, बंद कर लें, तो वे दोनों आकृतियां सर्वांग सम कहलाती हैं। तो ऐसे ही अगर मैं कहूँ त्रिभुजों की, जब कोई 2 त्रिभुज या ज़्यादा त्रिभुज एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लें तो वो क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। और उनका जो ये गुण है वह कहलाता है सर्वांग समता। ठीक है। अच्छा, तो पहले बात तो ये जानिए
चलो ठीक है, किताब में अगर हमारे लिए किसी ने बना दिया त्रिभुज, तो हम कैसे पहचानें कि सर्वांग सम है कि नहीं है? जो कठिनाई हमारे सामने आती है वो यही आती है कि जैसे मान लीजिए किसी ने हमारे लिए बना दिया कि एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज तुम्हारा ये है। अब हम कैसे पहचानें कि ये दोनों सर्वांग सम हैं कि नहीं? हमने तो पढ़ा है कि एक दूसरे को ढक लें, तो हम क्या करेंगे, क्या इस त्रिभुज को उठा करके इसके ऊपर रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। तो क्या करना है, या अगर मान लीजिए आप कागज़ है इसका, तो आप कर भी लें कि भाई यहाँ से फाड़ करके ऐसे कर लें, रख लें, एक दूसरे को ऊपर रख के देख लें हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं दीवार पर बना दिया जाए, कहीं और बना दिया जाए है, लेकिन एक बात तो यही है कि आप इसको फाड़ोगे नहीं। दूसरा अगर मान लीजिए दीवार पर ही बना दिया जाए, तब क्या करोगे? तो वहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे कि त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं? उसके लिए कुछ नियम होते हैं स्टूडेंट। तो पहला नियम है किसका? सर्वांग सम होने का। दो त्रिभुजों को जांचने के लिए कि वह सर्वांग सम है या नहीं, उनके लिए कुछ नियम हैं। तो पहला नियम है स्टूडेंट एस एस एस, जिसको कहते हैं भुजा भुजा और भुजा नियम, सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम। ठीक है, एक नियम तो ये है। इसका मतलब ये होता है कि एस, एक तो आप यही जानिए कि एस का मतलब क्या है। यहाँ लिख देता हूँ कि मेरा यहाँ एस से मतलब रहेगा साइड से। साइड मतलब जान रहे हैं, भुजा। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा नियम है एस ए एस, यानी कि भुजा, कोण और भुजा। एस मतलब भुजा, ए मतलब एंगल, ए का मतलब क्या है? एंगल, एंगल मतलब कोण। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम, एक नियम ये है। एक नियम है स्टूडेंट ए एस ए, यानी कि कोण, भुजा और कोण, सर्वांग समता नियम। ठीक है ना? अच्छा, एक है स्टूडेंट ए एस, यानी कि कोण कोण भुजा, कोण कोण और भुजा, सर्वांग समता नियम। एक है आर एच एस, ये दायां पक्ष नहीं है, ये क्या है? आर मतलब राइट एंगल, यानी कि समकोण। दूसरा है हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। और एक है एस मतलब साइड, यानी कि भुजा। ठीक है ना? सर्वांग समता नियम, ये 5 नियम हैं। जब हमें ये जांचना हो कि कोई त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं, उसके लिए 5 नियम हैं, इनको देखना पड़ता है। किसी एक नियम में अगर सेटिस्फाई कर रहा हो तो हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। किसी भी एक नियम को, चाहे इसे कर दे, चाहे इसे कर दे, चाहे इसे कर दे। अब इनका नियम थोड़ा जान लीजिए, कहना क्या चाहता है। यहाँ वो कहना चाहता है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुज हैं, उनके तीनों संगत भुजाएं बराबर हों, ठीक है ना, तो वह दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। देखिए स्टूडेंट क्या है कि जैसे मान ये दो त्रिभुज हमारे पास में है, इसकी तीनों भुजाएं एस एस मतलब भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजा। एक भुजा मान लीजिए इसके बराबर है, ये भुजा मान लीजिए इसके बराबर है, ये भुजा मान लीजिए इसके बराबर है। तो हमने क्या देख लिया कि इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के बराबर हैं। संगत भुजा मतलब इसके संग की भुजा ये है, जरूरी नहीं कि ये भुजा इसी के बराबर होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके संग कोई भी आ जाए तो इसके संग कौन है? ये। तो ये क्या होगी? इसकी संगत भुजा। तो जब किन्हीं दो त्रिभुजों की या ज़्यादा त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं बराबर हों, तो एस 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 सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, ठीक ऐसे ही एस ए एस सर्वांग समता नियम, यानी कि दो भुजा और उनके बीच का, देखो ए कहाँ है? बीच में है। तो दो भुजा और एक कोण, उनके बीच का कोण कैसा हो? बराबर हो। तो दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे स्टूडेंट। ठीक है ना?
यानी कि ऐसे मानिए कि ऐसे एक त्रिभुज ये है, एक ये त्रिभुज है, इसमें ये भुजा मान लो इसके बराबर है, ये भुजा मान लीजिए इसके बराबर है, तो दो भुजाएं बराबर हो गई ना। अब उनके बीच का कोण, तो ये जो कोण है बीच वाला या के इस इन दोनों भुजा के बीच में है, इसके भुजाओं के बीच में कोण है ये है, तो अगर ये दोनों कोण भी अगर बराबर हों तो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे त्रिभुज। किस नियम से, एस ए एस से। ठीक ऐसे ही जब दो कोण बराबर हों और उनके बीच की भुजा बराबर हो तो हम नियम लगाएंगे ए एस ए सर्वांग समता नियम। ठीक ऐसे ही ए एस में जब दो कोण और उनके बीच की भुजा ना होकर के कोई अलग भुजा हो, अन्य भुजा हो, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो भुजा बीच में होगी, अगर बीच वाली भुजा बराबर है तो कहेंगे ए एस ए है, अगर बीच की भुजा बराबर नहीं है तो कहेंगे ए एस है। ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ जानिए कि जैसे ये है, ये हो गया एक त्रिभुज और ये हो गया दूसरा त्रिभुज, यहाँ ये कोण मान लीजिए इस कोण के बराबर है, ये कोण मान लीजिए इस कोण के बराबर है, और इनके बीच की भुजा ये बराबर है। देखो इन दोनों कोणों के बीच की भुजा कौन सी है, ये उभयनिष्ठ भुजा जिसे कह सकते हैं। तो ये भुजा जो है वो क्या है, बराबर हो, तो हम नियम लगाएंगे ए एस ए, लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों ही त्रिभुजों में बीच में होनी चाहिए भुजा। ठीक है, तब लगाएंगे कौन सा नियम, ए एस ए। अगर मान लीजिए ये बीच की भुजा बराबर ना हो, एक त्रिभुज ये है एक ये है, एक कोण बराबर इसके, ये कोण बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये भुजा इसके बराबर हो, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये बीच वाली भुजा नहीं है, ये कौन सी भुजा है, अलग भुजा है, दूसरी भुजा है। यहाँ पर भी क्या है, ये दूसरी भुजा है, बीच वाली भुजा कौन सी है, ये है, तो ये नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली भुजा बराबर है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ नियम लगाएंगे कौन सा, ए एस सर्वांग समता नियम। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई स्थिति में ऐसे आ जाए, ये दो त्रिभुज हों, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर आ जाए, अगर मान लीजिए वो कह दे कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो भुजा है इन दोनों कोणों के बीच में है, सही है, और यहाँ ये जो भुजा है इन दोनों कोणों के बीच में नहीं है, तो ना तो यहाँ ए एस ए लगेगा और ना ही यहाँ पर ए एस लगेगा, दोनों ही नियम इसमें नहीं लगेंगे, मतलब इसमें सर्वांग समता नियम का त्रिभुज जो नियम है वह नहीं लगेगा। ठीक है ना। अच्छा, इधर आर एच एस यानी समकोण, कर्ण और भुजा। अच्छा एक बात बताइए, जब किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसका मतलब जो आर एच एस नियम है वह केवल समकोण त्रिभुज में ही लगता है स्टूडेंट। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में क्या कब लगता है, वो कहता है जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज ये है और एक समकोण त्रिभुज ये है, तो वो कहता है अगर समकोण त्रिभुज है तभी आरएचएस लगेगा। उस तब कब लगेगा, जब उसके कर्ण बराबर हों। सबसे पहला काम कि दोनों के कर्ण कैसे हों, बराबर हों। दूसरा, उसके अलावा चाहे कोई भुजा, इसके अलावा जो भुजा चाहिए, एक तो ये लंब बचा है, एक आधार बचा है, ये लंब और आधार में से कोई भी लंब आधार के बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कि यह आर एच एस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये बात जान गए हैं, सर्वांग सम किसे कहेंगे, जब कोई आकृतियां एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लें, बंद कर लें, तो क्या कहेंगे, सर्वांग सम। अगर किताब में हम सवाल हल करेंगे तो उसमें सर्वांग सम के लिए क्या करेंगे, इन पांचों नियमों में से कोई एक नियम अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हम कह देंगे कि त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक नोट आप ये भी जान लीजिए कि अगर कोई कह दे कि त्रिभुज ए बी सी और ऐसे चिन्ह लगा है, ये चिन्ह किसका है, अभी पढ़ा है, सर्वांग सम का प्रतीक है। त्रिभुज ए बी सी यदि त्रिभुज डी ई एफ के सर्वांग सम है तो यहाँ से हम 6 बातें निकाल सकते हैं, 6 बातें निकाल सकते हैं। इसका मतलब ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास में कोई वर्ग है, किसी ने कह दिया कि यह एक वर्ग है, केवल इतना उसने कहा,
कि ABCD एक वर्ग है। तो यहाँ से आप बहुत सारी बातें निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, आप ये सीधे ही बोल देंगे कि इसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। आप ये भी कह देंगे कि इसका प्रत्येक कोण कितने का है? 90 का, है ना। केवल वर्ग कहने, मैंने क्या कहा? केवल एक वर्ग है। और आप क्या क्या चीज़ बता दोगे कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसका प्रत्येक कोण भी 90 अंश का होता है, बराबर भी होता है। इधर इसके कर्ण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आप ये भी कह देंगे जो कर्ण हैं एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। आप ये भी कह देंगे कि जो कर्ण हैं एक दूसरे को बराबर हिस्सों में भी बांटते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने कब कह दी? केवल मेरे वर्ग कहने पर कह दी। ठीक ऐसे ही जब तुम्हारे सामने इस तरह से कोई एक लाइन लिख देगा तो वहाँ से हम 6 बातें निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के सर्वांग सम हैं। तो देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे? पहला कि कोण A बराबर कोण D के, कोण A बराबर कोण D, यानी कि पहला कोण पहले कोण के बराबर, दूसरा कोण दूसरे कोण के बराबर, दूसरा यानी कि कोण B बराबर कोण E के, कोण तीसरा यानी कि कोण C बराबर कोण F के। तो यहाँ से आप एक बात तो ध्यान ही रखिए कि यहाँ अगर तुमने ये चिन्ह लगाया हुआ है तो इसके क्रम का भी महत्व है, यानी कि आप क्रम को चेंज नहीं करोगे फिर, ठीक है ना। A बराबर D के रहेगा, B बराबर E के रहेगा, C बराबर F के रहेगा, ये निश्चित हो गया। इसके अलावा और जो बात हम निकाल सकते हैं चौथी, वो ये निकाल सकते हैं भुजाओं के बारे में। ये 3 तो गई कोणों के बारे में और 3 हम करेंगे भुजाओं के बारे में। भुजाओं के बारे में मतलब कि जो भुजा AB है, यानी कि पहले और दूसरे से मिलकर जो भुजा बनी है वह पहले दूसरे के बराबर यानी कि DE के बराबर रहेगी। पांचवी चीज़ हम निकालेंगे कि BC बराबर EF के रहेगी, BC बराबर EF के। इधर जो AC है छठवां पॉइंट, AC बराबर किसके है? DF के रहेगी, यानी कि पहला तीसरा पहले तीसरे के बराबर। अब देखो DF कहते हैं या FD कहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर आप चेंज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसमें अंतर कैसे? देखो यहाँ पर केवल बराबर का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर सर्वांग समता का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो क्रम है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आप भले ही थोड़ा सा चेंज कर लें, जैसे कि DF का FD कर लो या EF का FE कर लो, है ना, जैसे आप करना चाहें। अच्छा, दूसरा बात तो ये आप जान ही गए हैं कि कितना विशेष है, कितना इम्पोर्टेंट है कि इनका क्रम एकदम फिक्स होना चाहिए। दूसरी बात अब जानिए, ये जानिए कि इस लाइन से हम 6 बातें निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जिसकी आवश्यकता होगी केवल उसी बात को हम निकालेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, अगर हमें ये आकृति ये लाइन लिख करके दे दी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 6 की 6 निकाल कर बैठ जाएं, दुकान खोल के बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। केवल वही बात हम यहाँ से निकाल के देंगे जिसकी हमें आवश्यकता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये थोड़ी सी जानकारी सर्वांग समता के बारे में होनी चाहिए। अब जब इतनी जानकारी तुम्हें हो जाएगी तब हम पढ़ते हैं समरूपता के बारे में, ठीक है ना। समरूपता के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी या उसके बारे में जो क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट, वो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 में, ठीक है ना। 6.3 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है हम ये जान लेते हैं कि समरूपता होती क्या है, क्या उसका प्रतीक होता है। समरूपता, इसका मतलब है सम मतलब समान, रूप मतलब रूप। ऐसी आकृतियाँ जिनका रूप समान हो वह आकृति क्या कहलाएंगी? समरूप आकृतियाँ कहलाएंगी, और उनके समरूप होने का जो गुण है, विशेषता है, वह कहलाएगी समरूपता स्टूडेंट, ठीक है ना। अच्छा, कुछ इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टूडेंट सिमिलर, इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। फिलहाल हमें इस पर ज़्यादा गौर नहीं करना है, यहीं ज़्यादा यहाँ जो सीखने की बात है वो बता दी तुम्हारे लिए, ठीक है ना। समरूपता की परिभाषा क्या हमने सुनी है? ऐसी आकृतियाँ जिनके रूप कैसे हों? समान हों, ठीक है ना। अब कोई हमसे कहे
कि एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, क्या ये दोनों समरूप होंगे? कभी नहीं होंगे। त्रिभुज की आकृति 3 भुजाओं से घिरी होती है और चतुर्भुज की आकृति 4 भुजाओं से घिरी होती है, सही है ना। अच्छा, अगर हमसे कोई कहे कि एक पेन का जो रूप है और एक किताब का जो रूप है, क्या ये दोनों बराबर हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल समान नहीं हो पाएंगे रूप, है ना। तो ये क्या है? रूप अगर समान है तो क्या कह देंगे? समरूप। फिर भी अगर आप गणित के रूप में परिभाषा इसकी पढ़ना चाहें तो वो गणित में कहता है परिभाषा में कि समान भुजाओं वाले कोई बहुभुज का मतलब हम कह रहे हैं कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली कोई आकृति, ठीक है ना। 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाएगी? घिरी आकृति क्या कहलाएगी? बहुभुज कहलाएगी। लेकिन अगर समान भुजाएं होनी चाहिए, अगर 3 भुजाएं हैं तो दूसरे में भी 3 होनी चाहिए, अगर एक में 4 है तो दूसरे में भी 4 होनी चाहिए। अगर इस तरह से है तो क्या कहता है कि ऐसी आकृतियां जिनकी भुजाएं कैसी हों? समानुपाती हों। जिनकी भुजाएं कैसी हों? समानुपाती हों तथा कोण कैसे हों? बराबर हों। कोण बराबर हों तो वह आकृति क्या कहलाएंगी? समरूप आकृति कहलाएंगी स्टूडेंट, ठीक है ना। यानी ये क्या है? यहाँ जो हम सर्वांग समता पढ़ रहे थे उसमें भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए और कोण भी बराबर होनी चाहिए। ये बात आप बहुत ही बारीकी से समझिए कि सर्वांग समता में भुजा और कोण बराबर की बात करते हैं। भुजा भी बराबर की बात करेंगे, कोणों की भी बात करेंगे तो बराबर की ही बात करेंगे, ठीक है। लेकिन समरूपता में क्या है कि भुजाएं बराबर नहीं, समान अनुपात में होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, है ना। उनका अनुपात कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। और कोण तो बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसका जो प्रतीक होता है, समरूपता का जो प्रतीक है, समरूपता का प्रतीक वह होता है स्टूडेंट केवल इस तरह से। ये जो प्रतीक है वो किसका है? समरूपता का। ये कैसा है? सर्वांग समता का। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अब हमें कौन सा पढ़ना है? ये। इसकी कभी कभी आवश्यकता पड़ेगी, इसकी ज़्यादा पढ़नी है, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्नावली इसी के ऊपर आधारित है ना। समरूपता। अच्छा, इसके अलावा आप जानिए आगे, ये हो गया इसका प्रतीक। अब जैसे समरूपता सर्वांग समता के नियम हमने पढ़े हैं, ऐसे ही सर्वांग समता के भी समरूपता के भी नियम हैं। तो पहला नियम है ए समरूपता नियम, मतलब कोण कोण और कोण, समरूपता नियम। इनकी परिभाषा हम तुम्हें लिखाएंगे 6.3 में ही, है ना। फिलहाल समझ लीजिए क्या है कि जब दो त्रिभुजों की या अधिक त्रिभुजों की तीनों कोण कैसे हों? बराबर। देखो, कोण की बात करेंगे तो कोण बराबर होनी चाहिए, तो तीनों कोण कैसे हों? बराबर हों, तो क्या कहलाएंगे? समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। दूसरा, अगर तीनों कोण बराबर ना हो तो कम से कम 2 कोण हों। अब जैसे 2 कोण बराबर होंगे, तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो ही जाना है उसका। तो हम इसका प्रयोग ज़्यादा ना करके इसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे कि कोण कोण, ठीक है ना। जैसे ही 2 कोण बराबर हो जाएंगे हम कह देंगे कि भैया ए समरूपता नियम से अब ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप, ठीक है ना। बहुत सिंपल देख लीजिए, जैसे कि सिंपल भाषा में समझ लीजिए। जैसे ये है, एक हमारा मान लीजिए 30 का है और ये हमारा मान लीजिए 90 का है। ऐसे ही ये त्रिभुज है कोई, ठीक है, ये 90 का है और ये मान लीजिए 30 का है। ये 2 कोण हमें पता चल गए। हम समरूपता की बात कर रहे हैं अब, है ना, रूप इनका समान है कि नहीं। तो अगर ये 2 कोण इन 2 कोणों के बराबर हो गए तो हम कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्योंकि तीसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर मान लो तीसरा तुम देखना भी चाहें तो ये कितना हो जाएगा? 90 और 30 120,
और 60 और जोड़ें तो क्या हो जाएगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, सही है ना। तो ये कोण कितने का हो जाएगा 60 अंश का हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये कितने का हो जाएगा 60 अंश का। तो हमने ये चीज़ देखी कि जैसे ही दो कोण बराबर हुए तो तीसरा कोण तो उसका बराबर होना ही है, जरूरी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तीनों कोण बराबर ना दिखा करके जैसे ही दो कोण बराबर हो जाएंगे तुरंत हम समझ जाएंगे कि यह है ए समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए तीसरा, अब आते हैं भुजाओं के आधार पर। तो एस 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 यानी कि भुजा भुजा और भुजा, ये समरूपता नियम। अब देखो ये नियम तुम्हारा यहाँ पे भी है, एस 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 वाला यहाँ पे भी। देखो ए वाला है ना, ये इसमें नहीं है, ए वाला, ठीक है ना, ट्रिपल ए का इसमें नहीं है। अगर डबल ए है तो डबल ए के साथ में तो एस बगल में है या फिर उसके बीच में है, क्लियर। तो यहाँ पर एस 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 का मतलब है कि तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हों। समानुपाती पर विशेष जोर रखिए, भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान अनुपाती, समानुपाती होनी चाहिए। जबकि यहाँ भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आप इसको थोड़ा, अब जितना हम पढ़ लिए उसको बंद कर देते हैं, इसको एकदम इसकी बात करेंगे नहीं, अभी इसी की बात करेंगे केवल। तो भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती, और कोण कैसे होने चाहिए, बराबर। तो अगर तीनों भुजाएं समानुपाती हैं तो हम कोण चेक नहीं करेंगे, फिर क्या कह देंगे कि ये एस 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 समरूपता नियम से समरूप हैं दोनों त्रिभुज हैं। चौथा, एक है एस ए एस, यानी कि एस मतलब भुजा, ए मतलब कोण और एस मतलब भुजा, ये समरूपता नियम। कसौटी भी कह देते हैं वो लोग, नियम की जगह कसौटी कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ का क्या मतलब है कि जब दो त्रिभुजों की संगत दो भुजाएं, देखो क्या भुजाएं हैं, दो भुजाएं हैं, दो भुजाएं समानुपाती हों और उनके बीच का कोण कैसा हो, बराबर। देखो कोण की बात की है तो मैंने बराबर की बात की है, भुजाओं की बात करूँगा तो समानुपाती की बात करूँगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ध्यान रखना है, जब किन्हीं दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं समानुपाती हों और उनके बीच का कोण कैसा हो, बराबर हो, तो एस ए एस समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है ना। समरूप मतलब जिनका रूप समान हो, ठीक है ना, ये बात जानिए। ये नियम होते हैं समरूपता के, बस, और बाकी नियम नहीं होता है। तो ये देख लीजिए, इसके ये 5 हैं, इसके ये 4 हैं। इसमें ये जो ए एस ए है या ए एस है ये नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, ए एस ए का मतलब इसमें दो कोण हैं, तो जैसे दो कोण बराबर हो जाएंगे तो वो तो समरूप हो ही जाना है, तो तीसरा हम क्यों चेक करें। ऐसे ही ए एस, इसमें जब दो कोण बराबर हो ही जाएंगे, ये काम हमारा हो गया, तो हम एस को क्यों चेक करें, ठीक है ना। तो इस तरह से ये नियम इसमें नहीं लगेंगे, और आरएचएस का नियम भी इसमें नहीं लगता है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात यहाँ भी जानिए, क्या कि अगर तुमसे किसी ने कह दिया कि त्रिभुज ए बी सी, ये हटा दीजिए यहाँ से, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। देखो यहाँ पे सर्वांग समता की बात हुई थी, यहाँ समरूप की बात हुई थी, तो यहाँ से हम 4 बातें कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं वो देखिए। यहाँ पे भी क्रम का जरूर ध्यान रखना होगा, अगर ऐसे चिन्ह लगा हुआ है तो क्रम का बहुत विशेष ध्यान रखना है। अब इनका क्रम चेंज नहीं हो सकता है, तो देखिए क्या है, अगर इधर चेंज करोगे तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है कि कोणों के बारे में। कोण भैया पहला पहले के बराबर, पहला कोण पहले कोण के बराबर, दूसरा कोण यानी कि कोण जो बी है वह कोण ई के बराबर होगा, कोण जो सी है वह कोण एफ के बराबर होगा। पहला कोण पहले के, दूसरा कोण दूसरे के, तीसरा कोण तीसरे के बराबर होगा। 3 चीज़ निकाल दी। चौथी बात क्या निकलेगी, यहीं से आप कह सकते हैं कि जो ए बी भुजा है पहली दूसरी का जो अनुपात है पहली दूसरी के साथ, डी ई के साथ, वह बराबर होगा दूसरी तीसरी यानी कि बी सी बटे ई एफ, बराबर इधर पहला तीसरा यानी कि ए सी, और यहाँ से पहला तीसरा मतलब ए सी। ये जानिए।
ये क्या है, भुजाओं का अनुपात। ऊपर कौन सी भुजाएं हैं, इस त्रिभुज की, नीचे किसकी भुजाएं हैं, इस त्रिभुज की, ठीक है ना। आप चाहें तो इसकी भुजाओं को ऊपर लिख लीजिए, इसकी भुजाओं को नीचे लिख लीजिए, लेकिन क्या है, भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का अनुपात कैसा है, बराबर, यानी कि समान है। अगर समान अनुपात है तो क्या कह देंगे, समानुपाती, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरह से अगर ये बात हमारे सामने लिखी हो, केवल इतनी बात, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ के हैं, तो यहाँ से हम ये चार चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन निकालेंगे उसी को जिसकी आवश्यकता होगी। क्लियर है ना, बस ये बात जान रही है। ऐसे ही जान लीजिए जैसे कि तुम्हारे यहाँ रसोई में सारा सामान रखा रहता है, लेकिन चाय बनाने के लिए किस किस की आवश्यकता है, चाय पत्ती, अदरक, चीनी, दूध, यही है ना। तो जो जिनकी आवश्यकता है उन्हीं को हम यहाँ पर यूज में लेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए प्रश्नावली 6.1 देखते हैं। 6.1 में स्टूडेंट केवल आपसे यही पूछा गया है कि आप समरूप के बारे में जाने कि नहीं जाने, समरूपता के बारे में जाने हैं कि नहीं जाने, केवल इतना है। सवाल इसके करेंगे 6.3 में। तो स्टूडेंट हमारी जो 6.1 है वो मैंने पहले से ही लिख दी है ना। अब बस इसको करना बाकी है, लिख इसलिए लिया है ताकि समय थोड़ा सा बचा रहे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो प्रश्नावली है केवल आपको ये सिखाना चाहती है, ये आपसे पूछना चाहती है कि आप समरूपता के बारे में कुछ जाने हैं कि नहीं जाने हैं। तो वो कहते हैं, देखो इस तरह से कोष्ठक में दिए गए हैं ना, तो इनमें से कोई एक यहाँ पर भरना है। तो देखिए पहला क्या है, कहता है कि सभी वृत्त होते हैं समरूप होते हैं कि सर्वांग सम होते हैं। तो जैसे समरूप होते हैं तो आप समरूप भर दीजिए, सर्वांग सम होंगे तो सर्वांग सम भर दीजिए। अब ये देखिए कि ये समरूप क्यों है, ठीक है ना। देखिए वृत्त की आकृति आप सभी लोग जानते ही हैं, जैसे ये होता है, ये क्या है, व्रत है, ये भी क्या है, व्रत है, बस इतना है कि ये बड़ा व्रत है, ये छोटा व्रत है। अब बताइए क्या ये सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होने के लिए क्या परिभाषा थी कि जब एक आकृति, यानी कि जब दो आकृतियाँ एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लें, बंद कर लें, तो क्या कहलाती हैं, सर्वांग सम आकृति कहलाती हैं। तो क्या बताइए, क्या यह व्रत इसको ढक पाएगा, नहीं ढक पाएगा। ये छोटा व्रत है, ये बड़ा व्रत है, ढक तो नहीं पाएगा। इसका मतलब ये सर्वांग सम नहीं है, लेकिन इनके रूप समान है। अब चाहे छोटा ही है लेकिन कहेंगे क्या, व्रत ही तो कहेंगे। ये क्या है, व्रत है। आकृति कैसी है इनकी, समान है। रूप कैसा है, समान है, इसलिए कैसे होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो मैंने क्या भर दिया है, समरूप। सभी वर्ग होते हैं समरूप के सर्वांग सम। चलो देखो वर्ग की बात कर लें, देखो जरा, एक तो ये है और एक ये है, वर्ग ही है ना। सॉरी थोड़ी बजाय इसकी थोड़ी लंबी चौड़ी हो गई तो ध्यान रखिए। लेकिन ये क्या है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसकी भी चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि कोण तो इनके सबके बराबर होंगे, ठीक है ना। कोण बराबर है मतलब वो तो सर्वांग सम में भी आते हैं, समरूप में भी आते हैं। लेकिन भुजाओं की अगर बात देखी जाए तो ये छोटा वर्ग है, ये बड़ा वर्ग है, तो क्या ये इसको ढक पाएगा, नहीं ढक पाएगा। अगर मान लो इसकी भुजा 2 है तो ये सब 2-2 की होंगी, और ये मान लीजिए इसकी 4 है तो ये सब 4-4 की होंगी, है। तो क्या यह वर्ग इसको ढक पाएगा, नहीं ढक पाएगा। लेकिन है तो दोनों वर्ग ही। इसका मतलब क्या है कि वर्ग की आकृति जो है वह समरूप है, सर्वांग सम नहीं है। क्यों, क्योंकि वह एक दूसरे को ढक नहीं पा रही हैं। इसका मतलब हमने जो अभी जो 2 आकृति पढ़ी है वो कैसी हैं, समरूप, है ना। कैसी हैं, समरूप हैं, सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम के लिए एक दूसरे को ढकना पड़ेगा, वो इसने नहीं किया। अच्छा अब आप जानिए, यहाँ से आप एक बात जानिए कि एक है सर्वांग सम है और एक है समरूप। ये आकृति कैसी हैं, समरूप हैं, समरूप हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है। लेकिन आप जानिए कि जो आकृति सर्वांग सम हो जाएगी वह समरूप 100% हो जाएगी। तो आप जानिए
कि जो आकृति सर्वांग सम होती हैं, यानी कह सकते हैं कि सभी सर्वांग सम आकृति समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होंगी। सभी समरूप सर्वांग सम नहीं होंगे। इसका जीता जागता उदाहरण तुम्हारे सामने व्रत हैं। ये दोनों आकृति समरूप तो हैं, लेकिन सर्वांग सम नहीं है। स्टूडेंट क्लियर है ना? सर्वांग सम नहीं है। और अगर जो सर्वांग सम हो जाएंगी, अगर मान लीजिए कोई आकृति, जैसे ये वर्ग है और ये भी एक वर्ग है, अगर ये एक दूसरे को ढक पा रहे होंगे, अगर एक एक कोना इसका ढक देंगे, तो ये कैसे कहलाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब सर्वांग सम होंगे तो इनका रूप भी तो समान ही है। ठीक है ना? हटाइए। तीसरा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु समबाहु। तो देखिए, त्रिभुज हमारे पास 6 प्रकार के हैं, उनमें से इन 2 की बात इसने की है कि समबाहु के समद्विबाहु कैसे समरूप होने चाहिए। अब देखिए, ये जो त्रिभुज है, समरूप की बात हम कर रहे हैं, तो समबाहु त्रिभुज आप देखिए, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। ये मान लीजिए 3 की है, ये 3 की, तो 3 की हो जाएंगी सभी। ये मान लो 6 की है, 6 की है, 6 की। तो इनका जो अनुपात है वो कैसा रहेगा? बराबर। और इनका जो कोण है सबका कितने का है? 60-60 का है। तो सब कैसे होंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी कि तीनों भुजाएं समानुपाती होंगी और तीनों कोण बराबर होंगे। सही है ना? तो ये क्या है कि आप चाहे कोई भी समबाहु त्रिभुज उठा लीजिए, अगर मान लो इसकी भुजाएं x हैं, x1, x2, x3 है, लेकिन ये तीनों रहेंगी तो बराबर ही। यानी कि अगर ये x1 है तो ये भी x1 रहेगी, ये भी x1 रहेगी। अगर इसकी भुजा को आप कह रहे हैं y, तो फिर ये भी y है, ये भी y है और ये भी y है। इसका मतलब इनका जो अनुपात रहेगा वो कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। कैसा रहेगा? बराबर। और तीनों कोण कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। इसका मतलब जो समबाहु त्रिभुज है वह कैसा रहेगा? समरूप रहेगा। स्टूडेंट ठीक है ना? अगर रूप समान है तभी तो होगा। तो उसमें कहता है कि भुजाएं समानुपाती हों, कोण बराबर हों, तो क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। ये समबाहु त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है? अरे समद्विबाहु समरूप क्यों नहीं है? समद्विबाहु समरूप क्यों नहीं है? तो देखिए क्यों नहीं है। हमेशा नहीं होगा, कभी कभी तो होगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए है, ये हमने मान लिया कि 45 का ये भी है और 45 का ये भी है, तो इसके ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर रहेंगी। अगर यहीं पर अगर मैं कह दूं कि ये कोण 60 का है, ये कोण 60 का, तो इसकी ये भुजा इसके बराबर रहेगी। तो आप देखिए, ये त्रिभुज समद्विबाहु है और ये भी कैसा है? समद्विबाहु है। इनकी दोनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। इसकी भी दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसकी भी दोनों बराबर हैं, लेकिन इसकी ये भुजा इसके बराबर हो ये जरूरी नहीं हुआ। इसकी भुजा इसके समानुपाती हो जरूरी नहीं है। या आप यही देख लीजिए, बहुत सिंपल, कि ये कोण इस कोण के बराबर नहीं है। ये कोण इस कोण के बजाय 2 ही कोण बराबर नहीं हुए, तो तीसरा बराबर होगा ही क्यों? ठीक है ना? 2 कोण बराबर नहीं, तीसरा बराबर होगा ही नहीं। इसका मतलब इसके कोण बराबर नहीं है। किसके? समद्विबाहु के। तो प्रत्येक समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होगा, कोई कोई होगा। ठीक है ना? कोई कोई समद्विबाहु समरूप हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होगा। ये जाने रहिए। ठीक है? भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हों। कोण की बात हो रही है। देखो, पहली बात क्या कह रहा है? समरूप होते हैं। समरूप होने का क्या कारण रहेगा? कि कोण कैसे हों? बराबर। कोण कैसे हों? बराबर। और भुजाएं कैसी हों? समानुपाती। ठीक है ना? भुजाएं कैसी हों? समानुपाती। क्लियर? तो आप जान गए होंगे कि ये किस तरह से समरूप आकृतियां होती हैं। इधर वो कहता है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण देने हैं। एक तो है समरूप आकृति। समरूप आकृति हमने अभी पढ़ी है। वृत्त की आकृति कैसी होती है? वृत्त की आकृति कैसी होती है? समरूप होती है। तो एक तो वृत्त हो गए। दूसरा समबाहु त्रिभुज हमने वही पढ़े हैं। समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। और एक आकृति और हमने पढ़ी है एक्स्ट्रा, अगर जानना चाहें तो वर्ग। वर्ग भी कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। सही है ना? तो ये आप जाने रहिए। कैसी आकृतियाँ?
समरूप आकृतियों के लिए उदाहरण उसने पूछे हैं। कितने पूछे हैं? 2। मैंने कितने दे दिए? 3 दे दिए। ठीक है ना, ये आप जानना है। आपको केवल ये जानना है कि समरूप आकृतियाँ होती कैसी हैं। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है तो एक मान लीजिए, पहले हम कहते हैं चतुर्भुज है, एक हम कहते हैं क्या? वर्ग। ठीक है ना, चतुर्भुज और त्रिभुज कह दीजिए। ये दोनों आकृति कैसी हैं? समरूप नहीं है। दूसरे में आप कह सकते हैं कि कोई वृत्त हमने ले लिया, वृत्त और मान लीजिए कोई समद्विबाहु त्रिभुज ले लें, चतुर्भुज ले लें, तो उसकी आकृति इसके समरूप नहीं होगी। क्लियर? चलिए, तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। समरूप के लिए हमने पढ़ा है कि भुजाएं समानुपाती हों और कोण कैसे हों? बराबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं। यहाँ कितने की है? 1.5 की है। ये कितने की है? 3 की है। इधर इसका मान कितना आ जाएगा? 1/2। क्यों आ जाएगा? दशमलव हटाइए, 0 हो गया। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो गया। ऐसे ही सभी 1.5 के, तो कितना आ जाएगा? 1/2, 1/2 सबका आएगा। तो इसका मतलब भुजाएं तो समानुपाती हैं, लेकिन अब कोण की बात करें तो इसका प्रत्येक कोण कैसा है? 90 अंश का। लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 का नहीं है, इसलिए ये दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं होंगी। इसका मतलब क्या है? आकृतियाँ समरूप नहीं हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज केवल हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे की जो प्रश्नावलियाँ हैं स्टूडेंट हम पढ़ेंगे अगली वीडियोज में। ठीक है ना, तो धीरे धीरे जितना आपको पढ़ाया जाए उसके आप नोट्स बनाते चलिए, ताकि आगे पढ़ने में तुम्हें समय ना लगे और समझ में आता रहे स्टूडेंट। ठीक है ना, और बहुत ही आराम से इसलिए भी पढ़ाएंगे ताकि आप उसका रिवीजन कर पाएँ। आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे, पीछे की चीज़ों का रिवीजन आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, तो आगे की जो जानकारियाँ हैं वो समझने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आप धीरे धीरे समझते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, धन्यवाद।